अभी हम इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, वो महेश कुमार वर्णमाल के द्वारा लिखा गया है। वो टू द पॉइंट एग्जाम के द्वारा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम पॉइंट देखेंगे और साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको जितना भी इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ताकि उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे चैप्टर जो 1 है। तो चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है कि बिहार का एक जनरल परिचय है। तो जनरल परिचय के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे जानेंगे कि आप कहाँ पे हैं और बिहार का हिस्ट्री क्या रहा, ज्योग्राफी क्या रहा, पॉलिटी क्या रहा और ये सारे सारे रिलेटेड अभी एक शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार है, बिहार का एक पूर्वी राज्य है। तो जो बिहार है, हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया का आपको पता है कि बिहार इस कोने पे है और यहाँ पे बगल में बंगाल है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो बिहार जो है पूर्वी राज्य है, पूर्वी भारत का एक राज्य है जो गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। आपको पता है कि बिहार बिहार में जो अतीत अतीत मतलब क्या है, जो पास्ट जितने भी आपको देखने को मिलेगा उसका मेन बेनिफिट क्या था। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बिहार में नदियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा और सभी नदियों में भरपूर पानी है। तो भरपूर पानी है, साथ साथ वहाँ की मिट्टी भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इसी कारण वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जनसंख्या भी बहुत ज्यादा पास्ट में थी। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया तो कहीं भी जनसंख्या बढ़ सकती है, लेकिन उस समय जहां पे मेन सोर्सेज क्या था कि वहां पे वाटर होने चाहिए, आपको लैंड अच्छे होने चाहिए ताकि एग्रीकल्चर में बेनिफिट मिले। तो ये सारे के सारे बेनिफिट देखते हुए वहां पे बिहार की बहुत ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंस देखने को मिलता था। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो अनेक शताब्दियों तक मतलब वहां पे शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का एक महान केंद्र रहा। आपको देख, जो प्राचीन मगध साम्राज्य, आपने देखा सुना ही होगा, मगध साम्राज्य जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करता था, नंद, मौर्य, गुप्त आदि महान वंशों की राजस्थली और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने तो पूरा अफगानिस्तान इलाके, बहुत सारे इलाकों को यहाँ पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्म भूमि रही है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ, ये बिहार में हुआ। अब हम आते हैं अगले अगले पॉइंट पे। तो देखिए, नालंदा और विक्रमशिला, आपको पता है कि नालंदा और विक्रमशिला क्या थे, एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे जहां पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे क्या आते थे, केवल एजुकेशन के लिए आते थे। यह माध्यम से यह शिक्षा और वैश्विक केंद्र रहा, जहाँ विश्व के अनेक देशों के छात्र और विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि बुद्ध से भी ज्ञान पाने के लिए लोग आते थे। महावीर हो गया, कौटिल्य हो गया, आर्यभट्ट हो गया आदि महान विभूतियों की भूमि से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको देखिए, जितना भी आप इस वीडियो में पढ़ते जाइएगा तो आपको बिहार से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक है वो सारे के सारे कवर होते हुए मिलेंगे। देखिए, अब कई बार पूछा जाता है कि बिहार का नाम बिहार ही क्यों बना, तो यहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको टॉपिक ये भी क्लियर हो जाएगा। बिहार शब्द का अपभ्रंश है जिसका अर्थ होता है निवास, मतलब निवास मतलब वहां पे जाके रहना। बिहार महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है। तो ये क्या होगा, ये किससे रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध के कारण ही इसका नाम क्या बना, वह यहाँ पे बिहार देखने को मिलेगा। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के समय यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ। मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते थे, उसका प्रचार के लिए अलग अलग देशों में जाते थे। आपने देखा होगा कि जो बौद्ध धर्म है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, चीन है, यहाँ पे जापान है और यहाँ पे बहुत सारे देशों में वहां पे जाके लोग वहां पे अपने ज्ञान देते थे और अपने धर्म के में इस धर्म में आने के लिए अग्रसित करते थे। यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए, बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड क्लाइमेट और पश्चिम बंगाल में, आपको बताइए पश्चिम बंगाल के और अप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। राज्य की विशिष्ट उपस्थिति राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विशेष में से संक्रमणशील स्थिति प्रदान करता है। बिहार बिहार उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा बनाता है। अब एक बार आप देखिए, जो बिहार का है वहां पे बिहार का आप टोटल डिस्ट्रिक्ट देखिए, टोटल डिस्ट्रिक्ट हमारा कितना है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो 38 डिस्ट्रिक्ट क्या है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से लगते हैं, कोई नेपाल से लगते हैं, कोई झारखंड से लगते हैं, कोई पश्चिम बंगाल से लगते हैं। ये सारे के सारे अभी आप देखिए, तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से आप सबसे एक चीज याद देखिए, ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, इससे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। जो पूर्व डायरेक्शन में है तो उसको पूर्वी चंपारण कहते हैं, जो इसके अपोजिट है पश्चिम में
तो उसको पश्चिम चंपारण कहते हैं। और एक चीज आपने तो सुना होगा, गोपालगंज, सिवान और छपरा, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये देखिए, ये आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से टच करते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, छपरा हो गया, ये देखिए। और यहाँ से एक नदी निकलती है, गंगा नदी। तो यहाँ पे देखिए, जो जो कि सिवान छपरा होते हुए आपको पटना होते हुए पूरा ये बंगाल की खाड़ी तक जाता है, तो ये छपरा हो गया। यहाँ पे देखिए, ये एक पश्चिम बंगाल जो उत्तर प्रदेश के साथ गोपालगंज, सिवान, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6 और कैमूर 7। और यहाँ पे देखिए जो रोहतास है, रोहतास ये आपका मैप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके यहाँ तक टच कर रहा है। तो इसी कारण क्या कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश को यहाँ पे टच कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश से टच करने वाले टोटल कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। वही बात कीजिएगा, ऊपर क्या है, नेपाल है। तो नेपाल के साथ कौन कौन सा कर करेगा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पे सीतामढ़ी, यहाँ पे मधुबनी, सुपौल, अरेरिया और किशनगंज, ये सारे के सारे आपको किसके साथ टच करेंगे, ये नेपाल के साथ टच करेंगे। और एक चीज हमेशा पूछ लेता है कि शिवहर और अरवल, ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। तो शिवहर का आपको यहाँ पे मैप से ही पता चल रहा है कि एरिया एरिया बहुत ज्यादा छोटा है। तो छोटा जन से छोटा एरिया है, तो वहाँ पे लोग भी कम रहेंगे। तो कई बार पूछ लेगा कि कहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको शिवहर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, जो पटना है, वो पटना आपकी राजधानी है। तो यहाँ पे देखिए, पटना का जो मैप है, आप देख सकते हैं कि कितना बहुत ज्यादा ये यहाँ पे टोटल पटना यहाँ पे फैला हुआ है। और इसी कारण जो आप एक चीज और ध्यान रखिए, जो पटना राजधानी होता है, वहां पे हमेशा आपको जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा। यही देखिएगा, यहाँ पे किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये सारे के सारे यहाँ पे बंगाल से आपको टच करते हुए मिलेंगे। और नीचे बच गया, तो ये सारे के सारे आपके किससे दिखेंगे, झारखंड से देखने को मिलेगा। जो बिहार से अलग होके यहाँ पे झारखंड बना, जो झारखंड का जो अलग हुआ, तो वहाँ पे 46% आपका एरिया झारखंड में चला गया। और जो 54% जनसंख्या है, वो किसमें रह गया, बिहार में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार राज्य में प्रभावित होने वाली गंगा नदी इसे दो असमान मैदानी भागों में, मतलब एग्जैक्ट भागों में डिवाइड नहीं करती। जैसे गंगा है, तो गंगा आपका डिवाइड कैसे करती है, गंगा आपको मैप से आपको देखना है, तो गंगा आपका फ्लो होते हुए आती है। और ऐसे आपको, तो यहाँ पे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, जो ऊपर है उत्तरी बिहार, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिहार, यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए असामान्य, और ये क्या है, लैंडलॉक स्टेट। लैंडलॉक स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके साथ कोई समुद्री सीमा नहीं है, समुद्र नहीं है, तो ये लैंडलॉक है। तो इसी कारण ये कहाँ पे किसके साथ, ये डायरेक्ट वर्ल्ड के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके पास समुद्री सीमा हो तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, वो डायरेक्टली कहीं से भी व्यापार कर सकता है। इसी कारण यहाँ पे व्यापार का मुख्य कौन सा हो जाता है, बंगाल हो जाता है, जहां से यहाँ पे यातायात और यहाँ पे व्यापारी के लिए। और उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ बिहार, जो फॉर्मेशन कब हुआ बिहार का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार स्पेशल में मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो वर्ष 1911 है, दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1912 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। और घोषणा किया गया था 1911 में, लेकिन घोषणा तो किया गया, उसके बाद आपको देखने को कब मिला, 1 अप्रैल 1912 को पृथक के रूप में बिहार राज्य की स्थापना की गई। इसमें ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जब बंगाल से अलग किया गया, तो इसमें उड़ीसा प्लस बिहार दोनों अलग, दो कंबाइन थे। इसके साथ जब बिहार ही कंबाइन था, उस समय झारखंड भी सेम ही रहा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा समेत यहाँ पे अधिसूचना जारी की गई। जो इसी कारण क्या बनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि 22 मार्च को बनाया जाता है, जो उड़ीसा के साथ अलग हुआ बंगाल के साथ। उसके बाद देखिए 22 मार्च, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हुआ, वो उड़ीसा भी क्या हुआ, उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ। कब अलग हुआ, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया और वो अलग राज्य बना। उसके बाद देखिए, अगला है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग अभी हमने मैप से आपको बताया था कि वो क्या हुआ, कि वो बिहार से अलग होके, वो 46% अलग होके, और बिहार का देश का कौन सा राज्य बन गया, 28वां राज्य माना गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका ज्योग्राफी एरिया होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर कोई भी एरिया में यहाँ पे अगर कहीं पे कोऑर्डिनेट है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो अगर किधर कितना मूवमेंट करना, अगर यहाँ पे पहुंचना है तो एक्स डायरेक्शन में कितना पर है, वाई डायरेक्शन में, उसी तरह आपको ये क्या करना है, ये डायरेक्शन बताता है कि आपका एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो यहाँ पे लैटिट्यूड आप देखिए, लैटिट्यूड कितना दिया है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश कितना दिया, 24 से 27। यहाँ पे देखिए 3 डिग्री का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना डिग्री का, 5 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पे देश, मतलब आपके जो भी, जैसे कि आपको मैथ से भी एक बार और बता दें
जैसे इस साइड अगर हमने मूवमेंट करेंगे तो ये आपका क्या बताता है, ये आपका बताता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और ये है यहाँ पे लेटीट्यूड, ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा तो ये सारे के सारे इस जोन से इस जोन तक में आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 83 है तो यहाँ पे 88 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 24 है। तो ऊपर सबसे ऊपर कहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर जो दिखने को मिलेगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 27 डिग्री आपको देखने को आपको मिलेगा। ये हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आपको जिसे पता चलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जो अदर स्टेट के भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बिहार के में एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछ लेगा राष्ट्रीय राष्ट्रीय चिन्ह कौन है, बोधि वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। वही बात कीजिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यहाँ पे बैल आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो गौरैया है। उसके बाद राष्ट्रीय राजकीय मछली कौन सी है, तो यहाँ पे देसी मांगूर है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय राजकीय पुष्प कौन सा है, गेंदा है। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। ये सारे के सारे आपको पॉइंट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि यह वन लाइनर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो बौद्धिक वृक्ष है। राष्ट्रीय राजकीय पुष्प कौन सा है, तबला। राष्ट्रीय पक्षी कौन सी, गौरैया है। और राष्ट्रीय मछली कौन सी, देसी मंगूर है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, गेंदा है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है। ये सारे के सारे आपको पॉइंट याद होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पॉइंट पे, इसकी स्थापना कब हुई, बिहार एक दृष्टि में थोड़ा सा आपको कम पॉइंट में आप बहुत ज्यादा चीज आप देखिए बिहार, अभी हमने देखा कि स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ। उसके बाद देखिए राजकीय राज्य और उसके बाद देखिए राजकीय आकृति का आयताकार, लगभग आयताकार है, क्योंकि एग्जैक्ट जो ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी में क्या होता है कि बहुत सारा क्या होता है, जो रिवर के कारण बाउंड्री बनाई जाती है, तो रिवर के कारण बाउंड्री कारण बनाई जाएगी तो एग्जैक्ट आयताकार तो नहीं निकलेगा, लेकिन लगभग आयताकार का। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ लेगा तो क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वही बात कीजिएगा भारत की जनसंख्या का कितना पार्ट है, 2.86% आपको देखने को मिलेगा। और वहां पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, यहाँ पे 13वां है। यहाँ पे देखिए उत्तर से दक्षिण, मतलब जो बिहार का मैप था, यहाँ पे देखिए उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा कितना आएगा, 345। ये बहुत आसान है, 345 याद कीजिए। अगर हम इधर से इधर आए, मतलब आप इस पूर्वी चंपारण से होते हुए आप यहाँ पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तक आप आइएगा, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 3483 आपको देखने को मिलेगा। वार्षिक वर्ष कितना, 125, और समुद्री से 173 फीट आपको देखने को मिलेगा। और जनसंख्या आंकड़ा अब हम क्या ले रहे हैं, 2011 का ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना टाइम में वहां पे जनसंख्या सही टाइम पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं उस समय जनसंख्या तो 10 करोड़ था, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें 2026 का, तो 2026 में ये करीब 13 करोड़ से एवव आपको जनसंख्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 8.6, लेकिन वहां पे उसका जो एरिया है कितना, 2.86। तो वहां पे देख सकते हैं इसके कारण क्या होगा, इसका जो डेंसिटी होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, घनत्व तो जो एक ही एरिया में बहुत ज्यादा लोग रखने में। यहाँ पे पुरुष की जनसंख्या देख सकते हैं 52%, महिलाओं की जनसंख्या, यहाँ पे शिशु और जनसंख्या दर, यहाँ पे देखिए 10 वर्षों में यहाँ पे जनसंख्या दर का जो वृद्धि हुआ वो यहाँ पे 25% यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि छठवां रहा। यहाँ पे देखिए जनसंख्या की वार्षिक दर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2001 से 11, यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे इतना हो गया, वार्षिक दर से वृद्धि इतना हो गया। यहाँ पे सर्वाधिक दर के वृद्धि, मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि होने वाला कौन सा राज्य रहा, कौन सा जिला रहा, यहाँ पे मधुपुरा रहा। और न्यूनतम कौन सा रहा, यहाँ पे गोपालगंज रहा। गोपालगंज से एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि गोपालगंज में क्या है कि जो मेल और फीमेल का सब रेशियो सबसे अच्छा है। वहां पे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अभी हमने बताया कि कोई भी राजधानी रहेगा तो वहां पे जनसंख्या क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि अलग अलग आपको जिले के लोग वहां पे देखने को मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे केवल जो वर्किंग है वही जाएंगे, लेकिन पटना बिजनेस के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अभी हमने बोला था कि चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, जो अभी आपको मैप से भी दिखाया था कि सबसे छोटा जिला, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैप देखिए, मैप में यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से ही सीतामढ़ी के शिव आप सीतामढ़ी से आप क्या कह रहे हैं, सीता जी का जो धनुष है उनका घर का, किनका धनुष है, शिव भगवान का। तो यहाँ पे शिवहर आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारे का सारा आप पॉइंट याद रखिएगा, और तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पे
जो अभी हमने देखा है यहाँ पे शहरी जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर आपको देख रखा है। और यहाँ पे देखिए अधिकतम अनुसूचित जाति वाला, अनुसूचित जाति वाला पूछ लेता है कि कौन सा जिला है, तो अनुसूचित जाति वाला कौन सा जिला है, यहाँ पे गया देखने को मिलेगा। गया किस लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पे जो पहाड़ी इलाका है उसका प्रभाव के कारण यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। और और यहाँ पे जो एक बेनिफिट ये था कि अनुसूचित जाति के कारण वहां पे जो फॉरेस्ट रीजन था वो काफी अच्छा था। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति वाला जिला न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला शिवहर, क्योंकि छोटा है। अनुसूचित जाति वाला परसेंटेज में 6.7 है। वहां पे देखिए अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पूछ लेता है यहाँ पे 15.7। इसी कारण आपको देखने को मिलेगा जो रिजर्वेशन है वो 16% के आसपास देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति वाला यहाँ पे देखिए अधिकतम अनुसूचित जाति वाला अधिकतम पूछा, जिसका एरिया ज्यादा है वहां पे अधिकतम होगा, तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला तो ये पूरे शिवहर देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति का 1.3, केवल क्या है अनुसूचित जो एसटी, जिसको अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं, एसटी का जनसंख्या 1.3 हो जाने के कारण इसका जो लोकसभा में रिजर्वेशन है वो बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार में नहीं है, लेकिन आपका जो 40 सीट है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा। आपको जब विधान सभा में आइएगा तो आपको 2 सीट वहां पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। वही बात कीजिएगा राज्य में लिंगानुपात, आप देखिए 918 महिलाएं, मतलब आपको देख सकते हैं 918 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पे ये 918 आपको देखने को मिलेगा। और शिशु लिंगानुपात इसलिए दिखाया जाता है कि शिशु अनुपात आगे इन फ्यूचर में जाके वो एडल्ट बनेंगे, और यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे प्रोग्रेस दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए लिंगानुपात की दृष्टि से देश में राज्यों की संख्या 24वां है, और अधिकतम हमने बात किया था कहाँ पे था, गोपालगंज में था। गोपालगंज उस दूसरे नंबर पर सिवान, तीसरे नंबर पे छपरा, वो तीनों। उसके बाद देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हुआ, क्या हुआ, मुंगेर। मुंगेर आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला पटना दिखेगा, क्योंकि पटना में जितना एरिया है वो सारे का सारा डेवलप अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, क्योंकि लोग वहां पे बिजनेस से आ रहे हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, समस्तीपुर है। ये ध्यान रखना है। राज्य में कुल साक्षरता कितना है, 61%। ये सारे का सारा हम डाटा किस 2011 के बेस पे आपको बता रहे हैं। वहां पे देखिए महिला सर्वाधिक साक्षर वाला रोहतास, न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया, साक्षरता की दृष्टि से 35वां। उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे देखिए। और बिहार में दो यहाँ पे लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आपके बहुत सारे जहाँ पे लिखा रहता है वहां पे दो भाषा का जनरली यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए भाषा का कौन कौन सा है, पहला भाषा हिंदी, दूसरा भाषा कौन सा है, उर्दू। ये दोनों याद रखिए कौन कौन से भाषा है। उसके विवाह दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। महाराजकीय मेघा दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। बिहार विद्यालय समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म 3 दिवस के प्रत्येक वर्ष मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेघा दिवस कब मनाया जाता है और किसकी उपलब्धि में मनाया जाता है, मैं यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म पे। और उसका डॉल्फिन 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 दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन जो वो गंगा नदी में रहती है, वो आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगा। जो नदी के आसपास लोग रखते हैं वो लाइव देख लेते हैं। जैसे मेरा घर भी नदी के पास ही है, तो हम लोग डॉल्फिन देख लेते हैं। वहां पे देखिए राज्य की प्रार्थना क्या है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया, मेरी रफ्तार से सूरज की किरण राज करे। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, गंगा नदी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे अब देखिए राजकीय गीत, तो राजकीय मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन, ये सारा का सारा आपको राष्ट्रीय गीत। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको पता ही है कि पहला कौन सा है, पटना है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर और उस मधुबनी। ये सारे के सारे आपको इसका एरिया भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके न्यूनतम जनसंख्या वाले तो आपको शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। शेखपुरा भी एक छोटा सा सर्वाधिक घनत्व वाले, तो सर्वाधिक घनत्व वाले 4 जिले, तो सर्वाधिक घनत्व वाले शिवहर। जो शिवहर एक छोटा सा एक टाउन है, उसको जिला बनाया गया, तो इसी कारण यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद पटना, दरभंगा और वैशाली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वैशाली भी पटना से जुड़ा हुआ ही है, तो इसी कारण वहां पे भी जनसंख्या बढ़ता हुआ देखने को। न्यूनतम घनत्व वाले जिले में कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण, ये सारे के सारे आपको न्यूनतम जनसंख्या। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, ये आपको देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले में आप सर्वाधिक क्षेत्रफल में हमेशा याद रखिएगा कौन सा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, आपको पश्चिमी चंपारण आपको पहले एक नंबर में याद रखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल के लिए, दूसरा में गया, तीसरा में पूर्वी और पूर्वी चंपारण और रोहतास, ये चार जिले हमेशा याद रखिए। पहला क्या है, पश्चिमी चंपारण। एक बार आप बोलिएगा पश्चिमी चंपारण, फिर गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। और न्यूनतम में ये आपको दिखाया था शिवहर, अरवल, शेखपुरा और लखीसराय। उसके सर्वाधिक लिंगानुपात में अभी हमने देखा था गोपालगंज, सिवान, सारण, सारण जिसे छपरा बोलते हैं, उसके किशनगंज। सर्वाधिक साक्षरता वाले रोहतास, रोहतास, पटना और भोजपुर आपको देखने को मिलेगा। सर न्यूनतम जनसंख्या वाले यहाँ पे देखिए, यहाँ पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, उसके बाद सर्वाधिक पुरुष और न्यूनतम, ये सारे के सारे पॉइंट आपको रिमाइंड करना। उसके बाद देखिए लोकसभा, राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है, यहाँ पे 40 है। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो टोटल 54 था, जैसे ही अलग हुआ तो वहां पे 14 जो सीट था वो झारखंड में चला गया, क्योंकि जनसंख्या की रिकॉर्डिंग ही यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। और वो 46% एरिया है, बट वहां पे 14 ही सीट गया। वहां पे लोकसभा में जो एसी का, जो रामविलास पासवान के द्वारा आपने देखा होगा कि एक शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीटें बिहार में यहाँ पे रिजर्व किया गया है, जैसे कि गोपालगंज हो गया, हाजीपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, जमुई, गया और सासाराम, जहाँ पे एसी का पॉपुलेशन अच्छा है। तो आप एक बार और देखिए, यहाँ पे गोपालगंज हो गया, हाजीपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, जमुई, गया और सासाराम, यहाँ पे एसडी की 6 लोकसभा सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई है। राज्यसभा में सीटें कितनी गए, राज्यसभा में जो टोटल 243 है लोकसभा और राज्य, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद बोले जाते हैं देश के, वहां पे 16 जो राज्यों के विधानसभा से चुने जाते हैं। यहाँ पे देखिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है, यहाँ पे 40 है। जो एसी के द्वारा यहाँ पे जो रिजर्व सीटें हैं 40 है। वहीं देखिए बात कीजिएगा विधान सभा में अनुसूचित जो एसटी के द्वारा 2 सीटें को रिजर्व किया गया है। मेरे को यहाँ पे कटोरिया और मनिहारी 2 सीटें यहाँ पे क्या कर दिया गया, एसटी के द्वारा यहाँ पे रिजर्व किया। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, विधान यहाँ पे क्या द्विसदनीय है, जो जो बिहार की सदन है वो द्विसदनीय है। तो कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन विधान परिषद में जाके वो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जैसे आपको नीतीश कुमार ने बहुत बार इलेक्शन आपको लड़ा ही नहीं, बिना विधान परिषद के सदस्य चुने जाते थे, उसके बाद ही वो डायरेक्ट ही मुख्यमंत्री बने। यहाँ पे बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चुनाव नहीं लड़ते लेकिन मंत्री बन जाते हैं और उनको विधान परिषद की सदस्यता दिलाई दी जाती है। वहां पे देखिए बिहार में प्रमंडल कितने हैं, तो आपको पता है कि प्रमंडल कितने होते हैं, 9 है। और ये प्रमंडल जो हेड क्वार्टर होता है, जैसे कि सारण का छपरा, सिवान, गोपालगंज, तीनों को मिलाकर एक सारण का हेड क्वार्टर बनाया गया। और पटना हो गया, मगध हो गया, यहाँ पे दरभंगा हो गया, तिरहुत हो गया, पूर्णिया हो गया, कोसी हो गया, भागलपुर और मुंगेर, ये टोटल मिला के प्रमंडल कितने हो गए, यहाँ पे 9 देखने को मिलेगा। बिहार में जिले कितने हैं, 38 हो गए। और यहाँ पे अनुमंडल, जैसे कि छपरा में क्या हो गया, छपरा, मढ़ौरा और सोनपुर, ये 3 हो गए छपरा में, सारण में। तो उसी तरह आपको क्या अनुमंडल टोटल कितना होगा, 101 हो गया। तो जिसके द्वारा क्या एसडीएम को ही यहाँ पे कंट्रोलिंग दिया जाता है, यहाँ पे अनुमंडल में। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रहता है, जो 30% जो सीटें होती है वो जब जब कोई भी आईएएस बनता है तो आईएएस को डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज नहीं बनाया जाता, 2 साल कम से कम उनको अनुमंडल में काम करना पड़ता है। उसके बाद उनके एक्सपीरियंस बेस पे फिर उनको आगे भेजा जाएगा। उच्च न्यायालय में पटना, उसके बाद राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, यहाँ पे हमने देखा था वाल्मीकि नगर और राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन यहाँ पे वन लाइनर ये पूछ लिया गया है, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सी है, गया है, और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, गया। तो यहाँ ये दोनों पॉइंट आपको, ये सर्वाधिक यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों के दोनों कहाँ पे हो गए, गया में आपको देखने को मिलेगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हुआ, औरंगाबाद आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज हो गया। किशनगंज इसलिए है क्योंकि जो भी बंगाल के आसपास है वो उस एरिया में क्या होता है कि बंगाल का प्रभाव के कारण वहां पे क्या होता है कि वहां पे ज्यादा बारिश होता है। उसके बाद धीरे धीरे इस साइड में पूर्वी चंपारण तक आते आते आपकी वहां पे जो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। सबसे बड़ी सिंचाई क्या है, गंडक परियोजना इसलिए भी रखा गया है क्योंकि गंडक परियोजना क्या है कि बहुत बड़ी नदी है नहीं है, लेकिन एक मीडियम नदी है और इसमें क्या होता है, सालों भर पानी रहता है, तो इसी कारण इसको कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में यहाँ पे देखिए 10.3 और राष्ट्रीय 7। उसके बाद देखिए यहाँ पे आय दिया हुआ है 11-12 में इतना दिया है, यहाँ पे इतना दिया हुआ है प्रति व्यक्ति, और यहाँ पे पॉइंट हुआ है। यहाँ पे देखिए अब हम आते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश, ये सारे के सारे क्या हुआ है, जब बुक आया था उस समय तो अलग थे। अभी मुख्यमंत्री आपको पता ही है कौन है, आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सम्राट चौधरी जी हैं।
तो यहाँ पे देखिए जो मुख्य न्यायाधीश है, सबसे एक एक करके समझते हैं। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, जो अभी फिलहाल 2026 की बात करें तो 2026 यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी जो है संजय करोल, तो यहाँ पे आप याद रखिए संजय करोल, आप याद कीजिए करोल, करोल, आपके जो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजय करोल। वहां पे देखिए विधानसभा अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे प्रेम कुमार जो है, प्रेम कुमार जी जो है। विधान परिषद, यहाँ पे देखिए विधान परिषद कौन है, विधान परिषद, विधान परिषद के सभापति कौन से, विधान परिषद, विधान परिषद के जो है अभी यहाँ पे अवधेश नारायण सिंह, यहाँ पे अवधेश, यहाँ पे अवधेश, अवधेश, यहाँ पे अवधेश सिंह करके यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वहीं बात कीजिए राज्यपाल, तो राज्यपाल सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल क्या है, सैयद अता, सैयद, सैयद हम ऐसे याद कीजिए, सैयद से आप याद कीजिए एग्जाम में अगर आया तो सैयद, सैयद से आप याद रखिए सैयद अता हसनैन, 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 नैन, नैन, हंस किससे रहे हैं, सैयद हसनैन, हसनैन, सैयद हसनैन। और मुख्यमंत्री आपको पता ही है कि जो सम्राट चौधरी है वो मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल एक बार और ध्यान रखिए यहाँ पे सैयद अता हसनैन, सैयद अता हसनैन, सैयद अता हसनैन। और उसके बाद विधानसभा, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे प्रेम कुमार हो गया, और विधान परिषद सभापति कौन हो गए, अवधेश नारायण सिंह। और यहाँ पे देखिए जो पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए, यहाँ पे संजय करोल आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं बिहार के एक और पॉइंट में, जो आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से है, तो यहाँ पे ऐतिहासिक रूप से कौन कौन से है, तो यहाँ पे जो पुराने जो अवशेष मिले हैं, अवशेष के आधार पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कितना, अवशेष से ही हम पता लगाते हैं कि कौन से समय में क्या था। तो यहाँ पे देखिए चिरांद है, चिरान, चिरान जो कि छपरा के अंतर्गत आता है, मुंगेर, यहाँ पे मुंगेर, मुंगेर, सारण, चेचर। तो यहाँ पे देखिए जो हिरन के जो यहाँ पे हिरन, हिरन जो थे उसके बौन से औजार बनाए गए थे, वहां पे चिरान में देखने को। वहां पे सोनपुर, सोनपुर, सारण, मनेर, मनेर, यहाँ पे मनेर, पटना, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्रा, बराबर, पहाड़िया आदि। वहां पे देखिए ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल प्रगतिहासिक, इतिहास काल से पहले यहाँ पे प्राचीन हाशिए में आप देखिए पहाड़िया, प्राचीन, प्राचीन पाषाण कालीन, मध्य, उसके मध्य स्थान में, उसके बाद नौ पाषाण युग में। तो नौ पाषाण युग क्या हो गया कि काफी डेवलप हो गया, वहां पे लोग क्या हो गए कि पका के खाने लगे, रहने से लगे, किसी खेती करने लगे। और यहाँ पे रिलेटेड, अब देखिए अब यहाँ पे हम रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और रिलेटेड क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद अपने दिमाग से सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो आपका जो भी अभी हमने पढ़ा है वो सारे के सारे टॉपिक से पता चल जाएगा कि अभी हमारा कौन कौन सा यहाँ पे बचा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे बिहार का 38वां जिला कौन सा हुआ, बिहार में प्रमंडल कितना हुआ, तो 9 हुआ। तो यहाँ पे 38वां जिला, ये सारे के सारे आपके पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो जैसे कि अभी 8 का सी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि सी, तो लास्ट हुआ कौन सा, 38वां जिला कौन सा बना, हम तो हमारा अरवल जिला आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारा का सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। अब हम अगले पॉइंट में क्या करेंगे, तो अगला पार्ट 2 करेंगे, और एक एक करके हम सारे बिहार स्पेशल के पॉइंट को कवर कर देंगे, ताकि आपके सारे के सारे कोई भी एग्जाम बिहार से रिलेटेड एग्जाम हो सब कवर कर ले जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा।